नमस्कार, भारत रक्षक में आपका स्वागत है। मैं आर.के. शर्मा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में यह सरहदी क्षेत्र है। आज आप लोगों को लेकर के चलते हैं जनपद महाराजगंज के एक ऐसे जगह पे जहां पे जनपद का सबसे बड़ा शिवलिंग है। यहां पे एक ट्रस्ट है, राष्ट्रीय शिव समाज, जो आरएसएस से भी जुड़ा हुआ है, और ये जनपद का सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ पे है। और यहाँ पे एक मठ है जो ट्रस्ट के रूप में है। मठाधीश का नाम है विजय कुमार मिश्रा, जो इस मठ में लोगों का सेवा करते हैं। आज मैं इस मठ से आप लोगों को अवगत कराता हूँ और विजय कुमार मिश्रा से भी अवगत कराता हूँ कि लोगों की सेवा किस तरह से करते हैं और कैसे कैसे लोग यहाँ पे आते हैं और उन लोगों के काफ़ी दुख दर्दों को दूर किया जाता है। और मैं आप लोगों को अवगत कराता हूँ विजय कुमार मिश्रा से, जो आगामी लोकसभा चुनाव में वो लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं। 2024 के चुनाव में चुनावी अखाड़े में उतरना चाहते हैं, जबकि एक योगी स्वरूप हैं। इनका कहना है कि मैं 9 साल तक गोरक्षनाथ पीठ से शिक्षा दीक्षा भी लिया हूं और माननीय योगी जी का भी काफ़ी सहयोग इनके ऊपर रहा है। अब हम विजय कुमार मिश्रा से जानना चाहेंगे कि ये अपनी सन्यासी जीवन, लोगों का सेवा जीवन छोड़ करके और राजनीति में क्यों आना चाहते हैं। मैं अवगत कराता हूं आप लोगों को विजय कुमार मिश्रा जी से। सबसे पहले आपके दर्शकों को और आपके चैनल को हमारे बल्लो धाम मठ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और रही बात मेरा परिचय की, तो ये बल्लो धाम मठ है और मैं यहाँ का महंत हूँ। मेरा नाम विजय कुमार मिश्रा है और आपके महाराजगंज जनपद से लोकसभा प्रत्याशी हूँ। श्रीमान जी, आप लोकसभा प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप इतने बड़े मठ के मठाधीश हैं, लेकिन फिर भी राजनीति में आना चाहते हैं। राजनीति, आप तो ऐसे ही लोगों की सेवा करते हैं, राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? क्या आपको दिखा राजनीति में जो ये इतने अच्छे जीवन छोड़ करके आप राजनीति करना चाहते हैं? सर, मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है गोरक्षनाथ मंदिर से हुई है और मेरे गुरु राजनैतिक और आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य योगी आदित्यनाथ और बड़े महाराज ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी हैं। हमें वहाँ से शिक्षा ये मिली कि ज्ञान के साथ साथ ये भी हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया कि तुम जहाँ भी रहो भारत में या देश के किसी कोने में, जनहित का जो मुद्दा है उन मुद्दों को लेकर के लड़ो और जनता के हित के लिए लड़ो। जब मैं शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके महाराजगंज में अपने गृह जनपद आया तो मैंने ये देखा कि 4.5 लाख से ज़्यादा युवा, देखिए ये शर्म की बात है, और 4.5 लाख से ज़्यादा युवा आज महाराजगंज में रोजगार ना होने के कारण दिल्ली, बम्बई, गुजरात ट्रेन में बोरी की तरह भर करके जाते हैं। सब लोग जानते हैं, वो किसी जात के हैं, किसी भी पंथ के हों, किसी भी मजहब के हों, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। 4.5 लाख से ज़्यादा युवा महाराजगंज में रोजगार ना होने के कारण पलायन किया हुआ है। दिल्ली, बम्बई, गुजरात, दक्षिणी भारत और अन्य प्रदेशों में ट्रेन में बोरी की तरह भर करके जाता है, कष्टकारी यात्रा करता है 3-3 दिन तक। वहां जाने के बाद कंडक्टरों का भी गाली सुनता है, आदिवासियों का मार खाता है। 12-12, 14-14, 16-16 घंटा उससे ड्यूटी ली जाती है। तरह तरह का दुख दर्द झेलने के बाद वह युवा जो है अपने परिवार का पालन पोषण करता है। मेरा चुनाव लड़ने का मेन लक्ष्य यह है कि पलायन को रोकना है। महाराष्ट्र के बच्चों को दिल्ली, बम्बई, गुजरात नहीं जाने दूंगा। यहीं पे अधिक से अधिक फैक्ट्रियों का निर्माण करा करके उन बच्चों को यहीं पे रोजगार देने के लिए मैं यह लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। और दूसरा, मैंने बहुत ऐसी घटनाओं का देखा अपने आंखों के सामने, चाहे शिकारपुर सेंदुरिया रोड पे दुर्घटना या सेंदुरिया से सिसवा रोड पे जो दुर्घटनाएं होती थी, वह सीधे महाराजगंज एम्बुलेंस से जाते थे, लेकिन महाराजगंज में वह व्यवस्था नहीं था तो उसको सीधे मरीज को गोरखपुर रेफर कर दिया जाता था। कई मरीज ऐसे हैं जो रास्ते में भी दम तोड़ दिए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे महाराजगंज जनपद के समस्त लोगों को निःशुल्क समस्त रोगों का इलाज महाराजगंज में हो, इसके लिए एक बेहतर एम्स का निर्माण कराने के लिए मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। जबकि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज में है, तो वहाँ पे क्या ठीक से इलाज नहीं हो पाता है? सर देखिए, जग जाहिर है, आप लोगों के द्वारा भी मैं अपने मोबाइल में सोशल नेटवर्क देखता हूँ, हमेशा शिकायत आती है वहाँ सुविधा नहीं है। अगर कोई मरीज भी जाता है तो
सीधे दवा उसको बाहर का लिखा जाता है और वहाँ कमीशन खोरी होती है, तो बेहतर इलाज नहीं हो पाता, जिसके कारण कई मरीज मर भी जाते हैं। तो ये व्यवस्था तो है नहीं स्वास्थ्य लाभ का। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि बेहतर एम्स का निर्माण हो और उसकी एक जवाबदेही हो, ताकि समस्त रोगों का इलाज या दुर्घटना होती है समस्त इलाज महाराजगंज में निःशुल्क हो जाए हमारे नागरिकों को। इसके लिए मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। महाराज, ये तो स्वास्थ्य संबंधित ये हो गया, ताकि लोगों के पीड़ा और दुख दर्दों को आपके दिल में काफी ये जगह बना चुका है। आप लोकसभा में आकर के लोगों का जो है चिकित्सा व्यवस्था सुधार करेंगे। शिक्षा पे आप क्या कहना चाहेंगे कि युवा यहाँ शिक्षा, जिस तरह से टेक्निकल शिक्षा यहाँ नहीं मिल पाती है और काफ़ी लोग यहाँ से गोरखपुर, कहीं कोटा तो कहीं बनारस, इस तरह से जाते हैं। गरीब बच्चे के माँ बाप उतना फीस बेयर नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से वो टेक्निकल शिक्षा ले पाएँ और अच्छी शिक्षा, जबकि यहाँ भी मेधावियों की कमी नहीं है। ये पूर्वांचल राज्य ऐसा है कि यहाँ की मिट्टी भी IAS और IPS देती है, लेकिन उस तरह की शिक्षा दीक्षा नहीं है। इस पे क्या कहना चाहेंगे महोदय, आप कैसी कैसी व्यवस्थाएं आप कराना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। इस प्रश्न की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि मैं एक युवा हूँ और युवाओं का दर्द और स्टूडेंट का दर्द एक स्टूडेंट और एक युवा से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। महाराजगंज में एक विश्वविद्यालय ना होने के कारण 50% से ज़्यादा युवाओं की शिक्षा अधूरी रह जाती है, क्योंकि यह तराई है। महाराजगंज का अधिकतर भूभाग ग्रामीण क्षेत्रों में है, धन की कमी है। इस नाते हर माँ बाप अपने बच्चों को MA के बाद जो है गोरखपुर, इलाहाबाद या कोटा इत्यादि नहीं भेज पाते हैं, जिसके कारण 50% से ज़्यादा युवाओं की शिक्षा अधूरी रह जाती है। मेरा लोकसभा चुनाव लड़ने का मुख्य लक्ष्य यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो शिक्षा के लिए एक बेहतर जो है यूनिवर्सिटी का निर्माण कराना, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराना, ये मेरा मुख्य लक्ष्य है। अगर बेहतर यूनिवर्सिटी का निर्माण होता है तो मेरे महाराजगंज का प्रत्येक युवा अपने घर से रह करके और रूखा सूखा खा करके शिक्षा अर्जित कर सकता है, और जब शिक्षा कर लेगा तो डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि जो है हो करके जनपद या देश के किसी कोने में सेवा दे सकता है। तो मैं चाहता हूँ यदि मैं MP बनता हूँ तो एक विश्वविद्यालय का भी मैं निर्माण कराऊंगा एम्स के साथ साथ। ये मेरा प्रमुख लक्ष्य है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मैं यह लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जनपद वासियों को और विशेष रूप से युवाओं को मैं यह कहना चाहता हूँ, मैं एक पीठाधीश्वर हूँ, मैं एक महंत हूँ, मेरे पास अनेकों लाखों लाख शिष्य हैं, मेरे पास रुपया पैसा परमात्मा का आशीर्वाद से मेरे खाने पीने लिए कम नहीं है, पर्याप्त है। मेरा जीवन सुखमय हो सकता है पूरा जीवन, लेकिन मुझे अपनी चिंता नहीं है मुझे जनपद के युवाओं की चिंता है, जनपद के लोगों की चिंता है। इस नाते मैं इस बार जो है मेरे खिलाफ बहुत बगावत भी हो रहा है, जो कई वर्षों से सत्ता पे काबिज हैं, तरह तरह का षड्यंत्र भी कर रहे हैं, मेरे खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इन सब का परवाह न करते हुए मैं जनपद के लोग खुशहाल कैसे रहे, इस पद्धति पे मैं लोकसभा चुनाव लड़ा। जनपद की खुशहाली की बात अगर ये भी है तो महोदय, आज तक हमारा जनपद रेलवे से नहीं जुटा हुआ है और तमाम तरह की खबरें सामने आई हैं कि महाराजगंज को रेलवे से बहुत जल्द जोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में क्या जानकारी है, जबकि आप एक लोकसभा के भावी प्रत्याशी हैं? सर, मैं विगत 20 वर्षों से मुझे होश है, महाराजगंज में 20 वर्षों से रेल लाया जा रहा है। इस बार भी हर साल जिस प्रकार जनता को गुमराह किया गया, इस बार भी रेल के नाम पर महाराजगंज की सम्मानित जनता जनार्दन को गुमराह किया जा रहा है। कल हम भी प्रत्याशी हैं, कल हम ही चूना गिरा करके खेत में सीमांकन करा दे सकते हैं, झूठा स्वप्न दिखा सकते हैं, और आजकल यही होता आ रहा है। लेकिन मैं एक महंत हूँ, मैं चाहता हूँ महाराजगंज को रेलवे से भी जोड़ा जाए और एयरपोर्ट का भी निर्माण हो, ताकि जनता देश विदेश कहीं भी जाए डायरेक्ट अपने जनपद से कहीं भी उड़ान कर सके। इस समय वर्तमान में जो रेलवे के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, यह ढकोसला है, जनता को गुमराह करने के सिवा और कुछ है नहीं। तो मैं जनता जनार्दन से यह कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में आप लोग मत आइए। 20 वर्षों से आपको गुमराह किया जा रहा है, इस बार 2024 में जो व्यक्ति गुमराह करे उसको आप लोग अपने वोट के माध्यम से जवाब दीजिए।
महोदय, जनपद में कई जगह पे बैनर और पोस्टर के माध्यम से देखा गया है कि माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी और उनके साथ तमाम नेताओं का तस्वीर भी सामने आया है, जो रेलवे के प्रोपेगेंडा को तमाम तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। रेलवे के फोटो बैनर लगा करके ये भी दिखाया जा रहा है। क्या ये भी बात गलत हो सकती है? सर 20 वर्षों से कई बार पोस्टर लगा, और आप देखे होंगे रेलवे मंत्री भी इसके पहले कुछ वर्ष पहले आए थे तो मंच से ही घोषणा किए थे कि महाराज उनको मैं रेलवे दे दिया, नहीं लगा। विगत 3 इलेक्शन से देखा जा रहा है महाराजगंज रेलवे आ गया, रेलवे आ गया। अरे शौचालय पैसा 3 महीने में आ जाता है, घर का पैसा 6 महीने में आ जाता है, रेलवे का पैसा 20 वर्ष में नहीं आया। ये महज जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके सिवा और कुछ है नहीं। अभी आप लोगों ने देखा कि माननीय महंत जी ने कैसे कहा कि यह एक हवाई प्रोपेगेंडा है। अब मैं महंत जी से ये जानना चाहता हूं कि आपके जनपद में एक ऐसा खंड विकास भी है जहां पे भ्रष्टाचार की तमाम सारी खबरें हैं, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? महंत जी, आपके नजदीकी खंड विकास सिसवा में काफी कुछ भ्रष्टाचार सामने आया है, खबरों के माध्यम से भी देखा जा रहा है, विगत कुछ महीनों से भी होता चला आ रहा है कि करोड़ों रुपए का घपलेबाजी हुआ है, कहीं पशु शेड के रूप में, कहीं इंटरलॉकिंग के रूप में। शिकायतकर्ताओं ने भी तमाम तरह का शिकायत किया और जांचकर्ताओं ने उसका जांच भी करवाया है। उस संबंध में इस तरह के मान लीजिए नेता लोग हो जा रहे हैं, कहीं न कहीं सरकारी योजनाओं का लाभ नेताओं को तो आ रहा है लेकिन पब्लिक तक नहीं जा पा रही है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे श्रीमान जी आप? सर इसमें क्या है कि महाराजगंज में गिरोह बन चुका है, वो महाराजगंज को लूटने के सिवा और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जो पुलिया नहीं बना है उसका भी पैसा पास करा दिया जा रहा है, जो रोड नहीं बना उसका भी पैसा पास करा करके धन अवमुक्त करा दिया जा रहा है। तो यह महाराजगंज को लूटने का एक गिरोह बना है। जैसे आप देखते हैं कि कोई प्रेस करने वाला, कपड़ा प्रेस करने वाला महाराजगंज में, अब वह विधायक बनता है, कपड़ा प्रेस करता है और विधायक बनता है। विधायक बनने के बाद 150 करोड़ की उसके पास प्रॉपर्टी कहां से आ गई, जबकि विधायक निधि में एक वर्ष में 4 या 5 या 6 करोड़ रुपए आता है, और 6 वर्षों में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे आ गई? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं यह आवाज उठाऊंगा। और एक राहत रूप फैक्ट्री जो 5,000 से उसका शुरुआत है, और आज इस समय 45,000 करोड़ से भी ज्यादा की उसकी वो हो गई है। पैसा आया कहां से? ये जनपद को लूट करके ही जो है यह विकास किया जा रहा है। और जब से मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं, तब से मेरे खिलाफ कुछ सत्ताधीशों को जो है जलन है, और तरह तरह की धमकियां लोगों के द्वारा मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे समर्थकों को घुड़पी दी जा रही है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि गोरक्षनाथ मठ में मैं पढ़ा हूं, और वहां से बाघ पाला जाता है गोरखनाथ मठ में। और दूसरी बात, मेरे पिताजी समाज सेवक थे, शिवलाल लाल सक्सेना के समय से राजनीति करते थे, रवि बाबा को दुनिया जानता है। तो मैं उस रवि बाबा का पुत्र हूं और गोरक्ष मठ का शिष्य हूं। तो मुझे धमकाने घुड़पाने का कोई प्रयास न करें, क्योंकि किसी के धमकी और घुड़पी से मैं डरने वाला नहीं हूं। माननीय महंत जी, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप राजनीति में कदम उतारना चाह रहे हैं तो आपको काफी चेतावनियां भी दी जा रही हैं और इससे आपको डराया भी जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी 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 जी। तो अगर आप राजनीति में आते हैं तो श्रीमान जी महाराजगंज जनपद का रिकॉर्ड भी रखते होंगे कि कितने वोटर और कितने वोट यहाँ पोल होते हैं और कैसे कैसी व्यवस्थाएं होती हैं, आप जरा इसमें बताओ। सर देखिए, लमसम 30 लाख के करीब वोटर हैं, प्रत्येक वर्ष सत्यापन होती है वोट का। लेकिन आप देखिए, जब भी पोलिंग होता है तो 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, इससे ज्यादा वोटिंग बढ़ा नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं संबंधित अधिकारियों से कि 30 लाख वोटर हैं और 15-16 लाख पोलिंग होती है, आखिर में 12 लाख लोग जनपद के गए कहां? तो इससे सिद्ध होता है कि महाराजगंज में बेरोजगारी और भूखमरी है। अपने रोजगार के तलाश में 12 लाख से ज्यादा लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने में कहीं न कहीं अन्य स्टेटों में या विदेशों में या नेपाल में बिजनेस के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से जनपद से पलायन किए हुए हैं। तो पलायन को रोकने की आवश्यकता है।
यानी कि आपके कहने का मतलब है बेरोजगारी को हटा करके जो प्रवासी मजदूर गए हैं जी। उन प्रवासियों को रोजगार आप उपलब्ध करा देंगे जनपद में ही, तो कम से कम उतने लोगों की रोजी रोटी मिलेगी। जबकि मजदूर अगर बाहर जाते हैं तो तमाम तरह के प्रदेशों में ये भी सुनने के लिए आया है कि वहाँ के प्रदेश के लोग जो मूल निवासी वहाँ के हैं, वहाँ उत्तर भारतीयों को, पूर्वांचल वासियों को मार रहे हैं, खदेड़ रहे हैं। इस संबंध को देख करके आपके अंदर जो ये पहल उठी है। सर वही मैं कह रहा हूँ कि मैं एक महंत हूँ और मुझे किसी तरह का कमी नहीं है, लेकिन जनपद वासियों का दुख दर्द और युवाओं का दुख दर्द वो मेरा दुख दर्द है। अगर मैं माखन मिश्री खाता हूँ, अब मेरे जनपद का जो नौजवान है या गरीब परिवार है वो रूखा सूखा खाता, तो धिक्कार है मुझे माखन मिश्री खाने का। मैं ये चाहता हूँ जनपद वासियों का दुख दर्द मेरा दुख दर्द है, और मुझे यदि सत्ता मिलती है तो मैं इस पे विशेष कार्य करूँगा। पलायन को रोकते हुए अधिक से अधिक फैक्ट्रियों का निर्माण करा करके, कल कारखानाओं का निर्माण करा करके, शुगर फैक्ट्रियों का निर्माण करा करके उनको जनपद में ही रोजगार देंगे और साथ में बैठ करके फिर भोजन किया जाएगा। मेरा ये लक्ष्य है। देखिए, अभी आप लोगों ने विजय कुमार मिश्र जी को सुना और इनकी भावनाओं को जाना कि लोगों के दुख दर्दों को देखते हुए भी अपनी ये जो आध्यात्म व्यवस्था है इससे एक कदम आगे चल करके राजनीति करना चाहते हैं। जबकि इनको राजनीति से बहुत बड़ा वो लगाव नहीं है, लेकिन अपने जनपद वासियों के लिए, स्वयं जनपद के युवाओं के लिए, युवा वर्ग के शिक्षा के लिए और उनकी चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के काफी इनके मन में दुख व्यक्त हुआ है, जिससे यह अपने मठ में खुश तो हैं लेकिन जनता के दुख दर्द को देख करके इनके दिल में कहीं न कहीं आंसू टपक रहा है, जो जनता के लिए एक कदम आगे जाना चाहते हैं और जनता की आवाज बनकर के राजनीति में एक राजनीतिक पहल करना चाहते हैं। अब हम मिलते हैं शेष अंक में।